हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे भाइयों? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेक्शन नंबर 194 के से। एंड होपफुली आपका टीडीएस के सारे प्रोविजंस आज मैं डिस्कस कर लूँगा। इवन टीसीएस भी शुरू कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 194 के टीडीएस का सेक्शन है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स टू म्यूचुअल फंड्स टू अ रेजिडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब किसी रेजिडेंट को म्यूचुअल फंड की यूनिट से आने वाली जो इनकम है उस पर टीडीएस सेक्शन नंबर 194 के में कटता है। कौन काटेगा? जो पेमेंट करेगा। 100 बात की एक बात, पेमेंट करने वाला टीडीएस काटता है और जमा कराता है। 10% टीडीएस ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अंडर सेक्शन 10(23)(d). ये जो सेक्शन है उसमें एक म्यूचुअल फंड का जिक्र किया हुआ है, तो उसे यहां पर लिख दिया गया सेक्शन 10(23)(d) और यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग कौन सी स्पेसिफाइड है, इसकी लिस्ट हमको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग है। क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन होगी जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअली में क्या स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से चेक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों को जो है नोटिफाई करा है। उस अंडरटेकिंग के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने जो है यूनिट्स इशू करे होते हैं, तो उनसे अगर आपको इनकम रिसीव होगी तो वो लोग जो है टीडीएस काटेंगे। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। अब ये स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी है ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी कोई नोटिफिकेशन आई है। एक्ट में तो लिख दिया स्पेसिफाइड कंपनी, अब वो स्पेसिफाई गवर्नमेंट कब करेगी वो हमको नहीं पता, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट करती जाएगी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनके यूनिट्स लोगे तो इससे आने वाली इनकम 10% पर जो है टीडीएस काटना पड़ेगा जो इनकम दे रहा है, और बाकी बैलेंस ही पे होगा। अगर अमाउंट 5,000 से एक्सीड नहीं करती है या फिर ये कैपिटल इनकम है, रेगुलर इनकम नहीं है, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। जब मैं कहता हूँ टीडीएस नहीं कटेगा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, टीडीएस नहीं कटेगा बट वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 194 एल की तरफ। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स ही नहीं है। और ये भी एक बात है कि अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उस एग्जेम्प्ट इनकम पर भी टीडीएस नहीं है, क्योंकि इनकम ही एग्जेम्प्ट हो गई ना सर, तो उस पर टीडीएस काट कर क्या करोगे आप? हाँ जी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता, इसके लिए उस पर टीडीएस भी नहीं कटता। और बाकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कंपल्सरी एक बार गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें लैंड बिल्डिंग दोनों भी हो सकता है, तो उस केस में जो कंपनसेशन या फिर इनहेंस कंपनसेशन दी जाएगी उस केस में पेमेंट या क्रेडिट जो भी पहले हो रहा है, गवर्नमेंट लाइबिलिटी बुक पहले कर रही है या पेमेंट पहले कर रही है, जो भी इवेंट पहले हुआ उस इवेंट पर जो है टीडीएस की लाइबिलिटी बुक हो जाएगी। और अगर ये 2.5 लाख रुपए तक है तो उस केस में जो है टीडीएस नहीं कटेगा। यानी इस केस में जो है 2.5 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है और उससे एक्सीड होने पर ही पूरी अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। रेट क्या है? 10% की रेट है। ये आपको हर सेक्शन याद करना पड़ेगा, सेक्शन के नंबर भी याद करने पड़ेंगे तो बेटर रहेगा। सेक्शन नंबर 194M, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वर्क कमीशन ब्रोकरेज। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए 194J बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194C बना हुआ है, कमीशन और ब्रोकरेज के लिए 194H बना हुआ है। तो ये तीन जो सेक्शन थे उसमें जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, और ऐसे इंडिविजुअल हब जिनको ऑडिट कराना होता है वो लोग जो है टीडीएस काटते हैं। इस केस में जिस इंडिविजुअल हब को ऑडिट नहीं कराना, जिनका टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तक है, ज़्यादा नहीं है, या फिर प्रोफेशन का 50 लाख रुपए तक है, उन्हें भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट कर रहे हैं किसी रेजिडेंट को या अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं किसी रेजिडेंट के अकाउंट में अपनी बुक्स में, तो 50 लाख से ऊपर की अगर अमाउंट है उस केस में इन्हें 5% रेट पर टीडीएस काटना होगा। अच्छा सर, क्या रेट्स हैं? 5%। 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स को जो है 30 डेज में डिपॉजिट करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड एंड शेल बी अकम्पनीड बाय चालान कम स्टेटमेंट इन द फॉर्म 26QD। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपकी जो ये पेमेंट दे रखी है ना 50 लाख रुपीज़ की, प्रोफेशनल को कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं, घर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर 194H में कर रहे हैं,
इन 3 जगहों पर क्योंकि आप रेगुलर टैन नंबर आपके पास नहीं होता है, आपको ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, टीडीएस काटना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक ट्रांजैक्शन इससे ज़्यादा की हो गई, तो जिस मंथ में ये ट्रांजैक्शन हुई है उस मंथ के ख़त्म होने के 30 डेज़ में आप एक ही चीज़ भरेंगे, चालान कम स्टेटमेंट। अलग से रिटर्न भरने की आपको ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इस केस में फॉल कर रहे हैं। बाकी सबको करना होगा, आपको नहीं करना होगा। आपको जो है 26 QD का एक फॉर्म है, उसी में आप चालान के साथ इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे और सारी डिटेल को सबमिट कर देंगे। जो सर्टिफिकेट होगा टीडीएस का वो जनरेट होगा फॉर्म नंबर 16D में टू द पेई, यानी जिसका टीडीएस कटा उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका टीडीएस कटा है, और ये इन्हें 15 दिन के विदिन मिल जाएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट इन द फॉर्म 26 QD। इन द फॉर्म 26 QD। तो जब भी आपने चालान कम स्टेटमेंट भर दिए उसके 15 दिन में उनको भी, सामने वाली पार्टी को भी उनका टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि आपका इतना टीडीएस कटा है। ये सारा ऑनलाइन जनरेट होता है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर ये सारी स्टेटमेंट निकाली जा सकती है और फाइल करी जा सकती है। सेक्शन नंबर 194M, ऑडिट नहीं करवाना तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा पर 10 नंबर नहीं लेना होगा। सेक्शन नंबर 194N, ये रिसेंट चेंज हुआ है कैश विड्रॉवल का। मोदी गवर्नमेंट ने एक और इंट्रोड्यूस करा है चेंज, जिसमें कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा अगर सम एक्सीड होता है विड्रॉवल का पूरे साल में किसी एक बंदे का 1 करोड़ से ज़्यादा। तो कितने पर कटेगा? इस केस में पूरे पर नहीं कटेगा जी। 1 करोड़ से ज़्यादा का सम विड्रॉ करोगे पूरे साल में तो बैंक में लिमिट लगी है, वो आपको सिस्टम दिखा देगा कि इस व्यक्ति ने जो है 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करा है। तो जो अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड कर रही होगी सिर्फ उस पोर्शन पर जो है 2% का टीडीएस कटेगा अपने ही कैश के विड्रॉवल पर। आप गए, आपने भैया 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, इतने होने भी तो चाहिए, बट चलो कर लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे करते गए हर महीने, टोटल आपका पूरे साल का 1 करोड़ से एक्सीड हो गया। एक्सीड वाले पोर्शन पर 2% का टीडीएस कट कर आपको मिलेगा। अगर पेमेंट करी जा रही है गवर्नमेंट को, बैंक को, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को, ये वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होते हैं? जो बैंक के खुद के एटीएम लगे हुए हैं वो वाइट लेबल हैं, और जो कॉमन एटीएम मशीन है जिसमें से कोई भी बैंक का निकाल सकता है, किसी बैंक का ब्रांड नहीं है, थर्ड पार्टी ऑपरेटर है। तो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स जो हैं, जो बैंक के एटीएम लगाते हैं उसकी फ्रेंचाइज लेते हैं। बैंक्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं, बैंक के जो एजेंट्स हैं, उन लोगों को अगर आप पेमेंट करेंगे तो उस केस में जो है टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग भी जब विड्रॉ करेंगे पैसा तो एटीएम ऑपरेटर तो विड्रॉ करेगा एटीएम में डालने के लिए। बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बैंक ही का काम कर रहा है बैंक के बिहाफ पर, तो पैसा निकालेगा। बैंक खुद पैसा निकालेगा या फिर आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, गवर्नमेंट को जो है कैश निकालना है बैंक से, तो उन जगहों पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये लोग निकालने वाली पार्टी हैं। इसका रूल है रूल 31A, जिसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन हैज़ टू फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड इन व्यू ऑफ द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड अबव। हालांकि जिन लोगों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिला है टैक्स नहीं कटने का, उन्हें डिटेल तो देनी होगी कि कितना अमाउंट उन्होंने निकाला है, कितना क्रेडिट हुआ है इन पर्टिकुलर लोगों को। ये बैंक फर्निश करेगा, ये डिटेल जो है बैंक फर्निश करेगा, ठीक है ना। इफ पर्सन हैज़ नॉट फर्निश द ITR फॉर लास्ट 3 ईयर्स, उस केस में जो रेट होगी डिडक्शन की वो होगी 2% ही, अगर 20 लाख से भी ज़्यादा एक्सीड होता है अप टू 1 करोड़, और 5% की अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। मतलब सब लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट है और 1 करोड़ से ज़्यादा वाले पोर्शन पर 2% का टीडीएस कटेगा ऑन कैश विड्रॉवल, इन लोगों पर नहीं कटेगा। और अगर आप ITR नहीं भरते हो 3 साल तक तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी इनकम का, और उस केस में आप कैश विड्रॉवल कर रहे हैं, तो 20 लाख से भी एक्सीड होएगा ना विड्रॉवल पूरे साल का, तो भी जो है 2% का कटेगा। इसकी डिटेल कैसे पता लगेगी? बैंक आपका पैन लेता है और पैन नंबर जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट से लिंक होता है, तो पता लग जाता है इस बंदे ने रिटर्न भरी है नहीं भरी, और ऑटोमेटिकली सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है। यदि रिटर्न नहीं भरी है तो उस केस में 20 लाख से जैसे ही एक्सीड होगी तो बैंक में जैसे ही आप जाओगे ना कैश विड्रॉ करने, वो बोलेगा अरे इसका तो टीडीएस बनता है, इतना विड्रॉ कर लिया इसने, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, और उसके बाद 20 लाख से क्रॉस हो गया और रिटर्न आपने भरी नहीं, तो 2% का टीडीएस कटेगा। 20 लाख से ज़्यादा वाले पोर्शन पर 1 करोड़ तक और 1 करोड़ से ज़्यादा वाले पोर्शन पर 5% कटेगा अगर रिटर्न टाइम पर नहीं भरोगे तो। इसके अलावा जो है एक और यहाँ पर नया सेक्शन आया है
और ये आपका आखिरी जो है टीडीएस का सेक्शन है, सेक्शन 194O। ये सेक्शन कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर Amazon, फ्लिपकार्ट टू डिडक्ट 1% ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अगर मान लेते हैं कि मैं आज अमेज़ॉन में जाता हूँ और अमेज़ॉन में जाकर मैं रजिस्टर करता हूँ, मैं हूँ सेलर ए लिमिटेड, मैं यहाँ रजिस्टर करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसी की तो वेबसाइट है, इसी की तो ऐप है, और मैं हो गया पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और बाद में यहाँ पर जो हो गए चुन्नू मुन्नू, ये हो गए कस्टमर, मतलब हम लोग हो गए कस्टमर। तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अब होता क्या है कि आप जो है पेमेंट किसको करते हैं, इस व्यक्ति को करते हैं या अमेज़न को करते हैं। आप अमेज़न को पेमेंट करते हैं और अमेज़न जो है इसको बाकी का पेमेंट करता है। तो इस केस में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एक इंडिविजुअल या हब है और उसकी ग्रॉस सेल 5 लाख रुपए तक है पूरे साल की, वो पैन और आधार भी जो है सबमिट कर देता है, कहाँ पर, अमेज़न को, तो उस केस में छोटा कारोबारी है, इसको जो भी पेमेंट जाएगी उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज जो भी पेमेंट जाएगी उस पर 1% का टीडीएस कटेगा। और अगर आपने पैन आधार फर्निश नहीं करा तो उस केस में हायर रेट पर टीडीएस कटेगा और वो है 5%। तो मैंने तो आपको कराया था कि 20% हो जाएगी रेट, बट यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप आधार या पैन फर्निश नहीं करेंगे तो 5% की रेट हो जाएगी। इसका मतलब ये कि 5 लाख से ऊपर की पेमेंट पर, पूरी पेमेंट पर टीडीएस कटेगा 1% का, पैन आधार नहीं दिया तो कटेगा 5% पर। अमेज़न काटेगा, उसका जमा भी कराएगा। तो ये सारे कंप्लाइंसेस आ गए अमेज़न के लिए। और जब एक कंपनी पर कंप्लाइंसेस लगते हैं तो वो सीएस को हायर करती है, कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करती है, लॉयर्स को हायर करती है कंप्लाइंसेस के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को भी हायर करती है, कंपनी पे डिपेंड करता है। सेक्शन नंबर 196, नो टीडीएस इफ एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट। मतलब अगर आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो कभी गवर्नमेंट को पेमेंट करते टाइम टीडीएस मत काट लेना, आरबीआई को पेमेंट करते टाइम कभी मत काट लेना। म्यूचुअल फंड्स, जो फंड्स बने हुए हैं उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, नहीं करते पेमेंट, पैसा नहीं जमा करवाते आप, पॉलिसी नहीं लेते, तो आप टीडीएस तब मत काट लेना। कॉर्पोरेशन जो स्टैब्लिश करी गई है सेंट्रल एक्ट में और उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, ऐसा किसी एक्ट में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा है, तो उसकी जब सारी इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उसको पेमेंट करने के टाइम आप टीडीएस नहीं काटेंगे। ये हो सेक्शन नंबर 196। सेक्शन नंबर 197, assessee कैन मेक एन एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर फॉर अलाउिंग लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन द पेमेंट रिसीव्ड बाय सच पर्सन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपकी इनकम ही ज़्यादा नहीं है, रेवेन्यू आ रहा है पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उस वजह से जो आपका 1%, 2%, 5%, 10% का टीडीएस कट रहा है, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रेट है, तो उस केस में जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर से कि साहब मेरी रेट थोड़ी सी कम कर दो ना, मुझे लो डिडक्शन पर टीडीएस काटने की परमिशन दे दो, कटवाने की परमिशन दे दो। तो वो आपको अलाउ कर देगा। जहाँ पर रेट आपकी 1% होगी वहाँ पर 0.1% भी बोल सकता है, 10% का 1% भी कर सकता है, डिपेंड करता है। तो वो लो डिडक्शन सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं सामने वाली पार्टी को जो आपको पेमेंट देने वाली है, एंड बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट वो आपका टीडीएस कम काटेंगे। और जब वो अपनी सबमिट करेंगे रिटर्न और डिटेल्स, तो उसमें बताएंगे कि इसको जो है लो डिडक्शन का सर्टिफिकेट मिला था इस पैन नंबर पे, और इसीलिए हमने जो है कम रेट पर काटा है। सेक्शन 197A, नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192A, 193, 194A, D, DA, IK for other than company firms if that person furnishes a declaration that his tax on total income will be nil. One copy of declaration to be filed to be submitted to Chief Commissioner, Principal Chief Commissioner before 7th of the month following the month in which declaration is furnished to the payer. इसका मतलब क्या हो गया, यानी कंपनी और फर्म को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति है और वो कहता है कि मेरी जो इनकम है वो टोटल इनकम पूरे साल की निल है, भले ही जो पेमेंट आप मुझे देने वाले हो वो 1 लाख रुपए की हो सकती है और टीडीएस के प्रोविजन कहते हैं उसमें थोड़ा सा टैक्स काट लो, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके बाद अदर इनकम भी सारी जोड़ लूँ ना, तो 2 लाख रुपए की साल की इनकम है मेरी और 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अब आप टीडीएस काटेंगे तो फिर मैं रिटर्न भरूंगा, रिटर्न भर कर फिर मैं क्लेम करूंगा, इतना पछड़ा क्यों करना। इसलिए बेनिफिट दिया गया है इन सेक्शंस के अंदर 192A, 3,
4A, D, DA, I और K, इन सेक्शन में वो व्यक्ति आपको डिक्लेरेशन दे सकता है जिसे आई थिंक फॉर्म नंबर 15G 15H बोलते हैं, जो बैंक में जाकर आप जमा कराते हैं साल के स्टार्टिंग में। और जब आपको जमा हो गया, उस केस में आप अगले महीने की 7 तारीख तक इसकी एक कॉपी चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के नाम सबमिट कर देंगे, उनको जमा करा देंगे और कहेंगे साहब इसका हमने टीडीएस नहीं काटा क्योंकि इसने डिक्लेरेशन दे दी है, इसकी साल की इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, टोटल इनकम जो है उस पर टैक्स निल है। नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड बाय एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट टू अ नॉन रेजिडेंट। एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। ऑफशोर हो गई आपकी दूसरी कंट्री में, ऑफशोर हो गई दूसरी कंट्री में, ऑनशोर हो गई सेम कंट्री में। मतलब यार ऑफशोर में कैसे बताऊं आपको, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसका मीनिंग। एक सेकेंड, ये हुआ आपका ऑफशोर का मतलब क्या होता है, ये हम गूगल करेंगे। इंडिया के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता है, सिचुएटेड एट सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, रजिस्टर्ड अब्रॉड। तो मेरे लिए इंडिया के लिए ऑफशोर क्या हो गया, इंडिया के लिए ऑफशोर हो गया इंडिया के बाहर। तो बाहर की कोई बैंकिंग यूनिट है, एसबीआई यूनिट जो है लगी हुई है आपकी अमेरिका, चाइना, अलग अलग जगह पर इनकी ब्रांचेस भी हैं पूरे इंटरनेशनली। तो वहाँ पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट को ये पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की, उस केस में वो टीडीएस नहीं काटेंगे। बाहर की यूनिट अगर पेमेंट करेगी नॉन रेजिडेंट को तो उस केस में टीडीएस नहीं काटेंगे। अब बात करते हैं टीडीएस को डिपॉजिट कैसे करते हैं। उसके लिए है सेक्शन नंबर 200, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस अमाउंट। पहली बात तो हर महीने का जो है आपको टीडीएस निकालना होता है, डिडक्ट करना होता है मंथ का। और जो महीना पूरा हो जाता है इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी लिस्ट आप बनाते हैं, किन किन को पेमेंट गई, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की पेमेंट गई, इतना टीडीएस हमने काटा, बुक्स में रिकॉर्ड करा, वो सब आप डिटेल बनाते हैं। उस डिटेल के बाद उसके नेक्स्ट मंथ में उसकी कैलकुलेशन कर 7 तारीख तक उसकी पेमेंट करते हैं। अप्रैल की लिस्ट है वो 7 मई तक पे करेंगे, मई की जो लिस्ट है 1 मई से 31 मई, वो 7 जून तक पे करेंगे उसका जो भी टैक्स होगा जो आपने कलेक्ट करा है, मतलब डिडक्ट करा है। तो आपके पास बच गए ना पैसे। हालांकि जो मार्च मंथ है उसके लिए आप 30 अप्रैल तक भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में बहुत सारी प्रोविजनिंग होती है, बहुत सारे बिल्स लेट आते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, प्रोविज़न बाद में बुक करते हैं, और प्रोविज़न के अमाउंट पर भी जो है टीडीएस कटता है। मैं आपको बता दूं, प्रोविज़न के अमाउंट पर भी टीडीएस कटता है। यानी एक तो आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं, दूसरा आप एक्सपेंस टू प्रोविज़न कर रहे हैं। और आपको पता है कि भैया ये जो प्रोविज़न है इसका बिल बाद में मिलने वाला है और इतने अमाउंट का ही मिलेगा, और जिस पे टीडीएस लगना चाहिए, तो आप यहाँ पे टीडीएस भी काट लेते हैं और जमा करा देते हैं। ये भी प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है, क्योंकि क्रेडिट हो गया ना एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और क्रेडिट भले ही प्रोविज़न है बट ये वो वाला एस्टिमेशन वाला प्रोविज़न नहीं है। यह है कि आपने मतलब 1 मार्च से 31 मार्च तक का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी तो आता नहीं है बट मे बी आपका रेंट बनता है, मे बी रेंट की पेमेंट बनती है और वो ज़्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की पेमेंट बनती है, तो टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे, काटेंगे ना। पर इसका बिल 31 मार्च के बाद आने वाला है, तो आप यहाँ पर जो है इसको एक्चुअल लायबिलिटी की जगह प्रोविज़न दिखा रहे हैं, बट है ये एक्चुअल अमाउंट ही, तो इस टाइम जो है टीडीएस कट जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। और जो भी टीडीएस कटा है वो नेक्स्ट महीने की 7 तारीख तक पे हो जाएगा, जिसको टीडीएस चालान बोलते हैं। मार्च महीने का जो है 30 अप्रैल तक पे हो सकता है। हालांकि जो सेक्शन 194 आई और आईबी है, ये मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ। सेक्शन 194 आई आईबी ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, और दूसरा है लैंड या बिल्डिंग का रेंटल जो 50,000 रुपये से ज़्यादा है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आम जनता के लिए है, चीज़ को समझिएगा। ये बिजनेस कॉर्पोरेट वालों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए, सब लोगों के लिए ही है। मतलब कि अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट करने वाला हूँ और उसकी पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा की है, तो मैं इंडिविजुअल भी अपने पर्सनल घर के लिए भी जो मैं खरीदने वाला हूँ उस पर भी मैं टीडीएस काटूंगा उसका। या फिर लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर भी दे रहा हूँ तो भी 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट है महीने का, तो भी मैं टीडीएस काटूंगा आखिरी महीने में। और उस केस में मेरे को ये हर महीने वाली रिक्वायरमेंट से मुक्त किया हुआ है सेक्शन 194 आईआईबी में, और कहा कि भैया जिस महीने आप काटो टीडीएस उसके अगले महीने की 30 तारीख तक, नॉट 7th, 30 तारीख तक जमा करा दो। और इस केस में जो है रिटर्न और आपका चालान एक ही होता है, बस एक फॉर्म में सबमिट कर देते हो, काम हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन नंबर
2011A इंटरेस्ट, 2011A इंटरेस्ट, TDS नॉट डिडक्टेड, आप TDS डिडक्ट करना भूल गए। उस केस में मान लेते हैं कि 7 तारीख है, मतलब 7 तारीख कह रहा हूँ, मतलब मान लो कि अप्रैल चल रहा है और अप्रैल को आपने एक एंट्री पास करी, मे बी एक्सपेंस कुछ डेबिट करा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा का, 2 आपने पार्टी डाल दिया मिस्टर ए 1 लाख रुपीज़, और TDS आपने 2 अप्रैल को जो पेमेंट करी उस पर नहीं बुक करा। आपको याद आ गया 10 अप्रैल को, अरे भैया मेरे से तो एंट्री गलत पास हो गई, मुझे यहाँ पर 2 TDS लिखना था 10,000, और इनको तो मेरे को 90,000 से ही क्रेडिट करना था। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ही मुझे TDS बुक कर लेना था। तो 2 को करो, तो 2 को करना था भूल गए, 10 को याद आया, 10 को एंट्री पास करी, या तो बैक डेट पर कर दी या फिर 10 तारीख को ही एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वैसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अप्रैल मंथ का TDS तो आपको कब जमा कराना है, मई में करना है, 7 तारीख तक करना है। तो वो तो आप अभी भी कर देंगे ना, ये जो एंट्री की करेक्शन है तो आप अभी भी कर देंगे। पर एक बार ये महीना पास हो गया और आप एंट्री आपसे छूट गई, आपसे एंट्री छूट गई, महीना पास हो गया, मई निकल गया, मई का 7 तारीख निकल गया, फिर ध्यान है इस पर तो TDS रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो है अब आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस महीने का चालान जा चुका है। तो फिर जो है ना आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ का और पार्ट ऑफ द मंथ का। तो तब आपको जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में TDS काटना था, आपने नहीं काटा, मई आ गया, तो जैसे ही 1 तारीख मई की हुई, पूरे महीने का 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा। 15 मई आ गया, 15 मई को आपको याद है कि मुझे बुक करना है TDS, 1% इंटरेस्ट लगेगा। 7 जून को याद आया कि भैया जो अप्रैल मंथ का था उस पर TDS रह गया, अब मुझे काटना है, अब काट रहे हो, तो अप्रैल ख़त्म हुआ, अप्रैल में काटना था। उसके बाद मई का 1% और जून भी स्टार्ट हो गया तो जून का 1%, तो 1% जो है 2 महीने का TDS पे इंटरेस्ट जो है बनेगा, TDS पोर्शन पर इंटरेस्ट बनेगा जो डिफॉल्ट हो गया। आपने TDS डिडक्ट तो कर लिया पर डिपॉजिट नहीं करा। उस केस में जिस दिन आपने डिडक्ट करा और डिपॉजिट करा नहीं, तो उस दिन से लेकर काउंट करो, 1 महीना हो गया तो उसका 1.5% का इंटरेस्ट, 1 महीना 1 दिन हो गया तो 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने हो गए तो 2 महीने का लगेगा, 2 महीने 3 दिन हो गए, 2 महीने 5 दिन हो गए, पार्ट ऑफ द मंथ, अगला महीना शुरू हो रहा है, उस महीने को पूरा ही ट्रीट कर कर जो है उसका पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1.5% से, और ये महीने का है, पर एनम नहीं है। तो इसमें जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है उसे हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली क्या होती है, बुक में क्या करी हुई है अलग हो सकती है, तो हम बुक का ही देखेंगे जैसे बुक में करा हुआ है, और तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर आइडिया मैंने आपको दे दिया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। यदि आपने TDS नहीं काटा तो रेट है 1%, TDS काट लिया और जमा नहीं कराया तो 2%। अगर TDS नहीं काटा, 1 महीने बाद काटते हो, तो 1 महीने का हो गया TDS नॉट डिडक्टेड का, और उसके बाद पेमेंट भी बहुत लेट करी है, तो जब डिडक्ट कर लिया उसके बाद पेमेंट नहीं करी, तब तक का 1.5% का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा TDS के अमाउंट पर। 1 महीने का रेट दे रखा है पर मंथ का, और अगर पार्ट ऑफ द मंथ है, दूसरा महीना भी शुरू हो गया है, तो उस केस में आप पूरा इंटरेस्ट लेंगे उस महीने का। बात करेंगे सेक्शन नंबर 203 की, रूल 31 TDS सर्टिफिकेट एंड रूल 31A TDS रिटर्न। जिस व्यक्ति का टैक्स कटा है उसको TDS सर्टिफिकेट मिलता है, जिस व्यक्ति का TDS कटा है उसे TDS सर्टिफिकेट मिलता है, और जिस व्यक्ति ने TDS काटा है वो सारी डिटेल चालान तो पहले जमा कराता है, उसके बाद सारी डिटेल रिटर्न में भी सबमिट करता है। तो आप जो रिटर्न सबमिट करते हो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाती है, और इनकम टैक्स पोर्टल से पैन आइडेंटिफाई होकर उस व्यक्ति के फॉर्म नंबर 26 AS में आती है, आपका इतना इतना TDS कटा है, जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो अपनी रिटर्न भरने के टाइम। तो पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। अब ये रिटर्न कौन कौन सी यहाँ पर दे रखी है, देखिए 194IA और 194IB तो मैंने बताया ये आम लोगों पर लगता है, और आम लोग जो हैं उन्हें हर बार रिटर्न नहीं भरनी होती, 26 QB और 26 QC एक बार भरनी होती है। मतलब कि जब उन्होंने TDS काटा तो TDS भी जमा कराएंगे और साथ में रिटर्न भी भर देंगे, एक ही में काम हो जाएगा। 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डन और डिडक्टेड। अभी ट्रांजेक्शन हुई, TDS अभी काटूंगा, महीना खत्म होने के बाद के जो 30 दिन है उसमें रिटर्न सबमिट कर दूंगा, दैट्स इट। हाँ जी, यहाँ पर जो है रिटर्न्स गिवन है, रिटर्न नंबर 24Q एंड 26Q।
और साथ में फॉर्म नंबर गिवन है जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर है। ये जो पीरियोडिसिटी है, ये पीरियोडिसिटी वो भी गिवन है टीडीएस सर्टिफिकेट की, और साथ में ड्यू डेट जो है टीडीएस रिटर्न की भी गिवन है। तो दोनों के अलग अलग टेबल बननी चाहिए थी, यहाँ पर एक ही टेबल बना दी गई है। आपको जो है रिटर्न को ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के साथ में पढ़ना है। यानी जो 24 क्यू रिटर्न है वो पहली बात तो सैलरी इनकम की रिटर्न होती है, और एम्प्लॉयर जो है 24 क्यू की स्टेटमेंट, 24 क्यू की स्टेटमेंट हर क्वार्टर ख़त्म होने के बाद उसके अगले महीने के 31 तारीख तक जमा करवाएंगे। जैसे अप्रैल, मई और जून, तो अप्रैल से जून क्वार्टर जो है उसकी टीडीएस की रिटर्न 24 क्यू यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो सारी की सारी जो है 31 जुलाई तक सबमिट होगी। जुलाई अगस्त सितंबर की 31 अक्टूबर तक सबमिट होगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी तक सबमिट होगा। जनवरी फरवरी मार्च का 31 मई तक सबमिट होगा। अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, तो 31 मई तक सबमिट होगा। इसमें वैसे भी एक महीना ज़्यादा दिया हुआ है। तो जो टीडीएस रिटर्न्स होती हैं वो आपकी हर क्वार्टर में सबमिट होती है, क्वार्टर ख़त्म होने के अगले महीने में सबमिट होती है। हालांकि मार्च क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद वो अप्रैल में नहीं बल्कि 31 मई तक सबमिट आप कर सकते हैं। रिटर्न में सिर्फ आपको डिटेल्स देनी होती है कि आपने किस किस का टीडीएस काटा और किस चालान नंबर पर डिपॉजिट कराया है। सिमिलरली जो बाकी आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई वो 26 क्यू में कवर होगी, और इसका भी रिटर्न का फॉर्मेट होता है जिसे आप हर महीने सबमिट नहीं करते, हर क्वार्टर ख़त्म होने की 31 तारीख को ही सबमिट करते हैं। तो चाहे 24 क्यू हो या 26 क्यू हो, आपकी डेट्स दोनों की ही सेम है। क्वार्टर ख़त्म होने के 31वीं तारीख जो बाद में आएगी उस तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में सर्टिफिकेट की बात करते हैं, फॉर्म नंबर 16 एंड 16A। जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो एम्प्लॉयज़ को हर महीने नहीं मिलता। रिटर्न तो एम्प्लॉयर हर क्वार्टर के बाद सबमिट करेगा, पर जो टीडीएस का सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को मिलेगा, मेरा कितना टीडीएस कट गया, वो टीडीएस सर्टिफिकेट उसे साल का एक मिलेगा। तो फॉर्म नंबर के साथ पीरियोडिसिटी को पढ़िएगा। उसकी क्या ड्यू डेट होती है वो यहाँ लिखी हुई है। सैलरी इनकम के लिए जो है आप साल ख़त्म होने के बाद 15 जून तक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद ही जो है हम रिटर्न सबमिट करते हैं। तो जब मैं नौकरी कर रहा था तो नौकरी में साल ख़त्म होने के बाद 15 जून का वेट करते थे कि कब हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट, हमारी डिटेल हमें मिलेगी, और हमें जो है फॉर्म नंबर 16 एम्प्लॉयर से मिलता था। उसके बेस पर हम अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते थे प्रीवियस ईयर की। तो ज़्यादातर जो लोग सैलरी में होते हैं वो 15 जून के बाद ही अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं। जो अन्य केसेस हैं उन केसेस में जो है आपको टीडीएस रिटर्न सबमिट करने के 15 दिन में, यानी क्वार्टरली ही, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ख़त्म हुआ और आपने टीडीएस रिटर्न सबमिट कर दी, तो सबमिट करने के 15 दिन में नहीं, उसकी ड्यू डेट के 15 दिन में। तो जैसे यहाँ पे ड्यू डेट है 31, तो इसके बाद के जो 15 दिन होंगे उसमें आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी सामने वाले को दे देंगे। आप पेमेंट कर रहे हैं या तो सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 24 क्यू और फॉर्म 16 हो गया, और उसके अलावा अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 26 क्यू और 16A हो गया। 26 क्यू रिटर्न है क्वार्टरली, और हर रिटर्न की ड्यू डेट के बाद के जो 15 दिन है उस 15 डेज में, यानी कि 31 मई के बाद 15 जून तक, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरोगे। 31 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक जो है उस क्वार्टर की आप सर्टिफिकेट दे सकते हो जिस व्यक्ति का आपने टीडीएस काटा है, और फॉर्म नंबर होता है 16A। तो ये प्रक्रिया है टीडीएस सर्टिफिकेट एंड टीडीएस रिटर्न की। यहाँ कैलकुलेट कर भी दिखाया हुआ है। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जब आपका जून कंप्लीट हो गया तो उसका 31 जुलाई, सितंबर कंप्लीट हो गया तो 31 अक्टूबर, दिसंबर कंप्लीट हो गया तो 31 जनवरी, और मार्च कंप्लीट हो गया तो 31 मई। अप्रैल में 31 दिन नहीं होते हैं। यदि आप डिले करेंगे तो उस केस में सेक्शन नंबर 234E आएगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, और इसमें जो है 200 पर डे की जो है आपको फीस देनी पड़ेगी, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न। हाउएवर, it will not exceed the total amount of TDS or TCS, and such fees is to be paid before delivering the TDS statement. कभी भी रिटर्न सबमिट करना चाहते हो, डिले हो गया तो पहले फीस सबमिट करोगे, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आप अपलोड करोगे। इसके बाद जो है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, जिसका बेस मैं आज करवा रहा हूँ, बाकी हम कंप्लीट जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
टीडीएस के केस में क्या होता था, पेयर जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की अमाउंट पे करने से पहले इस व्यक्ति का टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा करा देता था। पैन नंबर इसी का कोड करेगा जी, ठीक है। तो ये होता है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। टीसीएस में है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और ये लगता है बायर और सेलर पे। मतलब कि सेलर कुछ सामान बेच रहा है, बायर कुछ सामान खरीद रहा है, बायर जो है पैसे देगा और सेलर जो है इससे थोड़ा सा पैसा और कलेक्ट कर लेगा, थोड़ा सा पैसा और कलेक्ट कर लेगा टीसीएस की फॉर्म में, और फिर वो जो पैसा है गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ऐसा क्यों है? सेलर क्यों कलेक्ट करेगा, बायर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बायर उसको खरीद के इनकम कमाएगा, बायर उसको खरीद कर आगे बेचेगा, इनकम कमाएगा। तो इसीलिए जो है सेलर पर रिक्वायरमेंट डाल दी है कि आप जब उससे पैसे कलेक्ट करें, जो भी सामान आप बेच रहे हैं, तो कुछ जो है टैक्स भी कलेक्ट कर लें। सेलर कलेक्ट्स द टीसीएस फ्रॉम बायर फॉर द फॉलोइंग गुड्स। सबके लिए नहीं होता, कुछ ही गुड्स के लिए टीसीएस के प्रोविजंस लगते हैं, और वो कौन कौन से हैं आओ देखते हैं। पहला है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रेट है 1%। यहां पर देखना पड़ेगा, वैसे 14 मई से 31 मार्च तक जो है रेट 75% हो गई है, बट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर शायद नहीं हुई है। इसको हम चेक कर लेंगे कि हुई है या नहीं हुई है जब आपकी बुक से करेंगे। बात करते हैं स्क्रैप की। स्क्रैप आपको पता है कूड़ा कबाड़ होता है, इंडस्ट्री में वेस्ट निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में निकलता है, उसको जब बेचा जाता है तो टीसीएस के प्रोविजंस लगते हैं। और आप जब सेल कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कबाड़ी होगा या जो भी बंदा होगा, उस पर तो क्या प्रोविजंस लगाएंगे, इसके लिए सेलर पर लगा दिया गया है कि आप ही कुछ कलेक्ट कर लीजिए 1%। कोविड के पीरियड में 0.75%। वैसे लिखने को तो मैं यहाँ भी एक लाइन में लिख देता कि रेट को जो है 75% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट यहाँ पर लिमिटेड रेट्स हैं, इसके लिए इंडिविजुअल भी शो कर दिया है। मिनरल्स, कोर, आयरन और लिग्नाइट, इसकी सेल करोगे तो 1% का टीसीएस का रेट है, कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा कराओगे। हालांकि कोविड पीरियड में ये 75% से मल्टीप्लाई कर कर आएगा। टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आपके होते हैं उस पर 2.5% की रेट है, और 75% से मल्टीप्लाई कर कर निकल कर आ रही है 1.875% कोविड पीरियड के लिए। तेंदू लीव्स पर 5% की रेट है और 75% से मल्टीप्लाई कर कर आ रही है 3.75% कोविड पीरियड के लिए। तो ये सारी जो है टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल्स, टिम्बर, तेंदू लीव्स। बुक पढ़ेंगे तो ज़रूर देखेंगे एक बार कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर रेट कम क्यों नहीं हुई है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ और पंगा है। चलो देख ही लेता हूँ मैं, 1% आ रही है, बाकी आपकी बुक से देख लेंगे। तो ये वाली टेबल आपको याद करनी है, टीसीएस की रेट क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़कर आएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट होगी, और आपका कॉन्सेप्ट है बायर। बायर में जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन नहीं आती है, और व्हेन परचेज बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यानी जो बंदा खरीद रहा है वो उसको कंज्यूम करेगा, ना कि उसको यूज़ कर कर आगे बेचेगा। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में आप टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। जिन इंडिविजुअल हब का बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या फिर अगर वो प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको टीसीएस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी छोटे कारोबारियों को अगर वो कुछ सामान बेचते हैं तो उन्हें टीसीएस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जो रेड कलर से लिखा है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है आपका स्टडी मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।